क्या भारतीय राजनीति सच में वैसी है जैसी हमें दिखाई देती है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? कर्मा नायक की किताब हीरा नागपुर एक ऐसा ही चौंकाने वाला सिद्धांत सामने रखती है। एक ऐसा सिद्धांत जो दावा करता है कि पर्दे के पीछे एक ही ताकत है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। तो आज हम इसी थ्योरी की परतें खोलने वाले हैं, इसके दावों को समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरी थ्योरी का निचोड़ कह सकते हैं बस इसी एक लाइन में है। मतलब शिकारी चाहे शेर की खाल पहन कर आए या साधु का चोला ओढ़ ले, रक्षक हाथी ने अब उसका डीएनए पहचान लिया है, और यही डीएनए, यही असली पहचान आज हमारी पूरी बातचीत का फोकस रहने वाली है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये यूरेशियन सिंडिकेट आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि लेखक के मुताबिक इसने भारत के इतिहास को कैसे बदला है। हीरा नागपुर का मामला इसमें सबसे बड़ा सबूत क्यों है, इस पर भी बात होगी। और हाँ, आज की राजनीति में जो दो बड़े चेहरे दिखते हैं, उनके पीछे एक ही सिंडिकेट कैसे है, ये भी जानेंगे। और आखिर में लेखक जो सिस्टम रीबूट का आइडिया देते हैं, उसे भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस थ्योरी की सबसे बुनियादी बात से। लेखक का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि भारत की जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो असल में एक दूसरे की दुश्मन हैं ही नहीं। उनका मानना है कि ये सब तो बस चेहरे हैं, असली कंट्रोल तो किसी और ही छुपी हुई ताकत के हाथ में है। और इसी छुपी हुई ताकत को लेखक ने नाम दिया है द यूरेशियन सिंडिकेट। और देखिए, ये कोई आजकल में बना ग्रुप नहीं है। थ्योरी के हिसाब से ये एक ऐसा सीक्रेट ग्रुप है जो सदियों से नहीं बल्कि हजारों सालों से भारत के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को अपने इशारों पर नचा रहा है। अब आता है इस थ्योरी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। लेखक कहते हैं कि देश की जो दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर हैं वो असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक है प्लान ए, जिसे वो शिकारी कहते हैं, यानी बीजेपी, जो विश्वगुरु का मास्क पहनकर आती है। और फिर है प्लान बी, रक्षक, यानी कांग्रेस, जो बब्बर शेर का मास्क लगाती है। कमाल की बात तो ये है कि लेखक के मुताबिक ये दोनों एक ही यूरेशियन सॉफ्टवेयर के बस दो अलग अलग अपडेट्स हैं। जब जिसकी जरूरत पड़ी उसे चला दिया। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन ये सिंडिकेट काम कैसे करता है, इसके लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। चलिए देखते हैं कि ये थियरी भारत की इतिहास को किस नज़र से देखती है। लेखक ने अपने तर्क को साबित करने के लिए मानो इतिहास का पूरा पोस्टमार्टम ही कर दिया है। और यहीं पर एक बहुत बहुत बड़ा दावा सामने आता है। लेखक का कहना है कि 1947 में जो हुआ वो आज़ादी थी ही नहीं, वो उसे लीज ट्रांसफर कहते हैं। मतलब सत्ता बस अंग्रेजों से लेकर एक देसी सिंडिकेट को सौंप दी गई, असली आज़ादी नहीं। तो ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा? देखिए, कहानी शुरू होती है 1947 के उस लीज ट्रांसफर से। उसके बाद 1958 में हीरा नागपुर में जमीन ली गई, जिसे लेखक एक बहुत बड़ा धोखा बताते हैं। फिर कई साल बीत गए और 2012 में लेखक ने सोशल मीडिया पर एक आंदोलन छेड़ा, और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आया। 2014 में इसी थियरी के मुताबिक बीजेपी ने लेखक के ही नैरेटिव को हाईजैक कर लिया और विश्वगुरु वाला मास्क पहन लिया। अब जरा उस केस पर आते हैं जिसे लेखक इस पूरी थ्योरी का सबसे ठोस, सबसे बड़ा सबूत मानते हैं, हीरा नागपुर का मामला। तो हीरा नागपुर की कहानी की जड़ में है एक नंबर, 7,199 एकड़। सोचिए, 7,199 एकड़। और ये कोई बंजर जमीन नहीं थी, ये 1958 में 23 गांव की जान थी, उनकी उपजाऊ जमीन थी, जिसे एक फैक्ट्री HEC के नाम पर ले लिया गया। और ये शोषण बस एक दिन का नहीं था, ये दशकों तक चला। देखिए, 1958 में जब जमीन ली गई तो उसे आधुनिक भारत का मंदिर जैसे बड़े बड़े नाम दिए गए। लेकिन हुआ क्या? वहां के जो असली रक्षक थे वो अपनी ही जमीन से बेदखल हो गए। फिर सालों तक उनसे बस मजदूरी करवाई गई और रिटायरमेंट के बाद पेंशन के नाम पर मजाक किया गया। और अब लेखक दावा कर रहे हैं कि 2026 में एक और साजिश रची जा रही है। HEC फैक्ट्री को जानबूझकर खस्ताहाल छोड़ा जा रहा है ताकि पूरी जमीन किसी कॉरपोरेट के हाथ में स्मार्ट सिटी के नाम पर दे दी जाए। तो इतिहास से निकलकर अब वापस आज के दौर में आते हैं। लेखक के हिसाब से आज की जो राजनीति है वो एक स्टेज की तरह है, जिस पर एक ही एक्टर दो अलग अलग मास्क पहनकर खेल रहा है। पहला मास्क है विश्वगुरु का, और यहाँ लेखक का आरोप बहुत सीधा और साफ है। उनका कहना है कि ये मास्क बीजेपी का अपना है ही नहीं, बल्कि इसे उनके 2012 वाले सोशल मीडिया कैंपेन से उठाया गया है। मकसद
दुनिया के सामने लीडरशिप की एक नकली इमेज बनाना। और दूसरा मास्क वो है बब्बर शेर का। लेखक का तर्क है कि जब शिकारी वाला मास्क यानी प्लान ए फेल होने लगता है या कमजोर पड़ जाता है, तब कांग्रेस को आगे किया जाता है। वो बब्बर शेर का मास्क पहनकर आती है, खुद को एक जबरदस्त रक्षक दिखाने के लिए। ये है सिंडिकेट का प्लान बी। अच्छा, तो इतनी सारी प्रॉब्लम गिना दी, पर इसका सल्यूशन क्या है? लेखक सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकते, वो एक एक्शन प्लान भी देते हैं। तो चलिए अब समझते हैं उनकी इस सिस्टम रीबूट प्लान को। इस पूरी लड़ाई के लिए लेखक ने एक सिंबल चुना है, रक्षक हाथी। और इस हाथी की स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहला काम, दोनों पॉलिटिकल मास के पीछे की सच्चाई, उनके जेनेटिक ट्रूथ को सबके सामने लाना। कैसे? सोशल मीडिया पर सिंडिकेट के फैलाए नैरेटिव को काउंटर करके। और इसके लिए एक डिजिटल हथियार का भी जिक्र है, विश्वकर्मा एआई। और इन सब का मकसद सिर्फ एक है, कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम रीबूट। तो ये सिस्टम रीबूट होगा कैसे? लेखक ने इसके लिए 3 स्टेप्स का एक रास्ता बताया है। स्टेप नंबर 1, डीएनए को पहचानो। मतलब सबसे पहले तो ये मानो कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियां एक ही सिस्टम की पैदाइश हैं। स्टेप नंबर 2, डेटा से खुद को लैस करो। हीरा नागपुर जैसे मामलों के सबूत इकट्ठा करो और ऑफिशियल कहानी को गलत साबित करो। और स्टेप नंबर 3, विश्वकर्मा एआई का इस्तेमाल करो। मतलब टेक्नोलॉजी को एक डिजिटल हथियार बनाकर सच फैलाओ। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जो लेखक के इस पूरे आइडिया के दिल में है। आखिर किसी भी देश के लिए सिस्टम रीबूट का असली मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके पीछे छिपे मतलब बहुत गहरे हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं।